एट्रोपिन एट्रोपिन इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी और उनका एक्शन जो होगा वो ब्लॉक करेगी, एंटागोनाइज करेगी। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो नर्व का एंडिंग टर्मिनल होता है वहाँ से एसिटाइलकोलिन जो होगी रिलीज होगी। एसिटाइलकोलिन जो होगी निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर सकती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एन सब एन और एन सब एम आएंगे। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स में M1 M2 और M3 रिसेप्टर्स आ सकते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होंगे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेड्यूला या फिर CNS न्यूरॉन्स में हो सकते हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ग्लैंड्स या फिर न्यूरॉन्स में होंगे। ये जो एसिटाइलकोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, इस एक्शन को जो ब्लॉक करता है, दिस इज गोइंग टू बी एट्रोपिन। सो एट्रोपिन इज मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अब कुछ एसिटाइलकोलिन जो बच जाएगी वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी कोलिन में और साथ एसीटेट में बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, जो एक एंजाइम है और साइनेप्स में होगा। ये जो कोलिन है ये दोबारा रीअपटेक हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कोलिन कैरियर्स, और इसके साथ को ए दोबारा ऐड होकर एसिटाइल को ए बना देगा। ये जो एसिटाइल को होगा ये दोबारा वेसिकल्स में फिल होगा और ये वेसिकल्स जो होंगे दोबारा साइनेप्स के ऊपर रिलीज होंगे। सो दिस एट्रोपिन इज मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, या फिर और डिटेल में बात करें तो दिस इज कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, नॉन सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एट मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। यानी ये कॉम्पिटेटिव है, रिवर्सिबल भी है और नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये M1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करेगी, M2 के ऊपर, M3 जितने भी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स है उनकी एंटागनिस्ट है। इन सिंपल वर्ड्स इसका जो एक्शन है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज है। तो अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो एट्रोपिन की वजह से साइलेवरी सिक्रीशंस, ब्रोंकियल सिक्रीशंस, स्वेट ग्लैंड्स की जितनी सिक्रीशंस है या फिर जितनी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस है वो सारी डिक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ब्लॉक हो गया है तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा। तो एट्रोपिन की वजह से टेकीकार्डिया हो सकता है। स्मूथ मसल्स की जितनी है वो रिलैक्सेशन हो जाएगी। इसकी वजह से जितनी भी पेरिस्टालसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो देयर इज इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालसिस। आई का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा। उसके अलावा पैरालिसिस हो जाएगी अकोमोडेशन की, जिसको हम कहेंगे साइक्लोप्लीजिया, यानी जितने भी सिलरी मसल्स हैं आई के वो पैरालिसिस में चले जाएंगे। तो अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एट्रोपिन ओरली दी जाती है। उसके अलावा कभी कभी ये ऑफ्थेल्मिक ड्रॉप्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। हाफ लाइफ जो है इसकी वो 3 आवर्स। क्लिनिकल यूज़ में पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन कराएगी साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन, यानी ये जितने भी सिलरी मसल्स हैं उनका स्पाज्म तोड़ेगी, ठीक है, और साइक्लोप्लीजिया करवाएगी जिसकी वजह से अकोमोडेशन में पैरालिसिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर एट्रोपिन से मिलती जुलती हम ट्रोपिकामाइड यूज़ करें तो वो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, प्यूपल डायलेट कराने के लिए फॉर आई एग्जामिनेशन। उसके अलावा ऑक्सीब्यूटाइनिन एक और ड्रग है वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। किसी बंदे की इनकॉन्टिनेंसी है, बार बार उसको यूरिन आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट में ऑक्सीब्यूटाइरिन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डाइसाइक्लोविरिन यूज़ कर सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जिस बंदे की पेरिस्टालसिस बहुत ज़्यादा है, बार बार डायरिया आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट में डाइसाइक्लोविरिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एट्रोपिन है इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग एंड एट्रोपिन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक स्लोइंग, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट है टेकी, ये टेकी कार्डिया कराती है। सो हम इस टेकी को यूज़ करके अगर किसी बंदे का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है तो हम उसे एट्रोपिन दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट एट्रोपिन के क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसने सारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काइंड ऑफ ब्लॉक कर दी है, उसकी जो एक्टिविटी है वो कम कर दी है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। देयर इज़ नो पेरिस्टालसिस, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरथर्मिया, रिड्यूस स्वेटिंग, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, अगेन नो पेरिस्टालसिस, ब्लर्ड विजन, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो साइक्लोप्लीजिक है, ठीक है, सिलरी मसल्स की पैरालिसिस कराएगी, सो देयर इज ब्लर्ड विजन। उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। CNS में जाएगी तो एक्साइटमेंट कराएंगी, डिलीरियम और हैलुसिनेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा इससे मिलती जुलती अदर ड्रग्स क्या हो सकती हैं, पायरेंजिप्रीन और टेलेंजिप्रीन, दीज आर M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स।
उसके अलावा कुछ M3 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स भी हो सकती हैं, उसमें डेरिफेनेसिन, सोलिफेनेसिन, टॉल्ट्रोडीन, फस्टोडीन और प्रोपिवरीन हो सकती हैं। और उसके अलावा कुछ नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हो सकती हैं जिसमें M1, M2, M3 सारे आ जाएंगे, जितने भी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं उनके नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर उसमें एट्रोपिन आ सकती है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन प्राइमरी क्लिनिकल टारगेट ऑर्गन्स, तो जो CNS में एक्ट करेगी दिस इज गोइंग टू बी स्कोपोलामीन, और ये हम देंगे मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं वो हम पार्किंसनिज्म में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेंस्टोपिन, बाइपेरिडिन, ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, ये पार्किंसन की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। उसके अलावा एक ड्रग है बेंस्टोपिन, वो हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टोनिया की ट्रीटमेंट में। आई में देखें तो एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोल, एट्रोट्रोपिकामाइड ये हम दे सकते हैं। आई में क्या करवाएंगे, ये मिड्रासिस कराएंगे और साथ साइक्लोप्लीजिया करवाएंगे। उसके अलावा कुछ ड्रग्स जो होंगे वो ब्रोंकाइक पे भी एक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ब्रोंकाइक के अंदर β2 और M3 रिसेप्टर्स होते हैं, सो दे ये M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से हम एज़मा को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें इपाटोपियम, टियोट्रोपियम, क्लिनिडियम और यूमेक्लिनिडियम आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो होंगी वो गट में या फिर GIT में हम दे सकते हैं, एट्रोपिन, मेथस्कोपोलामीन, प्रोपेंथिलीन, पायरेंजिपिन, टेलेंजिपिन। ये क्या करेंगे, ये GIT में जाएंगे और एसिड पेप्टिक डिजीज़ या फिर पेप्टिक अल्सर जो होंगी उनकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन है दीज आर M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। उसके अलावा हम जितने भी मस्कुलर स्पाज्म है या फिर डायरिया वगैरह उसकी ट्रीटमेंट के लिए डाइफिनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड, डाइसाइक्लोमीन और ग्लाइकोपाइरोलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या ड्रग्स हो सकते हैं, डेरिफेनेसिन, सोलिफेनेसिन, टॉल्ट्रोडीन, फस्टोडीन और प्रोपिवरीन। ये सारी ड्रग्स जो होंगी ये हम ब्लैडर में यूज़ करेंगे। ब्लैडर में जब अर्जेंसी और स्ट्रेस होगा तो ये सारी M3 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मस्कुरेनिक नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं जिसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन, ट्रोस्पियम और टॉल्ट्रोडीन आ सकते हैं। ये भी हम ब्लैडर में यूज़ करेंगे फॉर यूरिनरी अर्जेंसी एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसके अलावा हमारे पास कुछ जो होंगी वो एंटी निकोटिनिक ड्रग्स होंगी। ये जो ड्रग्स होंगी ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगी और उनको ब्लॉक करेंगी। इसमें हमारे पास आ सकता है हेक्सामेथोनियम, ट्राइमेथोफॉन और मैकामाइलामाइन। इन 3 ड्रग्स को हम कहेंगे कि ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके ब्लॉक करेंगी। उसके अलावा कुछ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्ट करेंगी एन सब एम रिसेप्टर्स के ऊपर, उसमें ये सारी ड्रग्स जो हैं वो आ सकती हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी उसमें सक्सिनाइलकोलिन है, और ये जो सक्सिनाइलकोलिन है दिस इज डीपोलराइजिंग। और अगर इसके अलावा नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो एक्ट करने वाली है उनमें ट्यूबोक्यूरेनिन, पाइपेक्यूरेनियम, पैनक्यूरेनियम, म्यूटोक्यूरिन और डॉक्साक्यूरियम आ सकती है। ये सारी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, एनसाबैम रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगी और ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। और ये सारी जितनी भी हैं ये नॉन डिपोलराइजिंग है। अगेन अगर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्ट करने वाली इस बार इंटरमीडिएट एक्टिंग देखें तो उसमें रॉक्यूरेनियम, वैक्यूरोनियम, एटाक्यूरियम और सिसएटाक्यूरियम है। और अगर हम शॉर्ट एक्टिंग देखें तो उसमें माइवाक्यूरियम आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर्स है जिसमें सारे ऑक्साइम्स आ जाएंगे, प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम, डाई एसिटाइल मोनो ऑक्साइम। तो ये जो जितने तीनों ऑक्साइम्स हैं दीज आर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर्स।